तो नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सल्फर का वो सीरीज जिनमें ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और काफी कुछ उसमें डिस्कशन हुआ है। नेमिंग ऑफ एसिड्स डिस्कस हुआ है, थायोसल्फेट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, उसके कुछ रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन हुआ है, SO2 H2S के ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन हुआ है और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने करी है। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पी ब्लॉक H2SO5 पहला हम लोग आज लगा रहे हैं। हमें अब स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने हैं और इनकी नेमिंग भी करनी है। आपसे बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर इनके एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, नेमिंग, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट हर कुछ पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें तो +1 × 2 -2 × 5, तो क्या सल्फर +8 हो सकता है? जी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 6A है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी ग्रुप नंबर को तो एक्सीड करेगा नहीं, इसीलिए +8 हो नहीं सकता है। इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड पॉसिबल है। जब भी आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में कि ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर को क्रॉस करे तो हो सकता है कि आपका पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, यहां पर पॉसिबल है। स्ट्रक्चर बनाने पर खुद ब खुद आ जाएगा। आप H2SO4 में देखें, एक ऑक्सीजन बढ़ा हुआ है। H2SO4 लगाते हैं, ये ले लीजिए, 6 के 6 बॉन्ड्स बने हुए हैं बट एक ऑक्सीजन बढ़ गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन को अटैच करना है हमें। ये लीजिए, ये क्या है? ये पेरोक्साइड लिंकेज है। गौर करें, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, OO लिंकेज। और दूसरी बात, ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर वाला यूनिट है जो हमने आपको कराया है। आप गौर से देखें इसको, ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर वाला एक यूनिट है। ये साफ दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला है ना, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर वाला यूनिट। ये आ गया। पेरोक्साइड का ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ भी करते हैं। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का निकालें। आप जरा गौर करें, एक बॉन्ड इधर लूज हुआ, एक इधर लूज हुआ, 2 उधर लूज हुआ और 2 इधर लूज हुआ। आपने 6 तरफ लूज करा, +6 में आप एक एसिड बनाते हैं। आपको अच्छे से ध्यान होगा, +6 में आप क्या बनाते हो? एक एसिड बनाते हो। तो इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक, लेकिन पेरोक्साइड है इसलिए नेमिंग देखो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोला लोग? पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मोनो मतलब एक सल्फर है, इसलिए पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड था बट पेरोक्साइड आ गया, इसलिए पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। या एक और नाम है इसका, मार्केट नेम, कैरोज एसिड। कॉमन नेम बोलते हैं हम इसे, कैरोज एसिड भी आप बोलते हैं। चूंकि इसके पास पेरोक्साइड है इसलिए बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान से, हमने क्या बोला? हमने बोला लोग H2SO4 तो सामान्य तौर पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हमने पढ़ा है। हाँ, आपको मैंने थोड़ा सा रिएक्शन में कभी कभार डिस्कशन शायद किया हो, जब आप काफी कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तब भी ये वेरी स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। लेकिन यूजुअली अगर H2SO4 बोला जाए तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इसमें जब पेरोक्साइड इंटर कर गया, H2SO5 आ गया, पेरोक्साइड इंटर कर गया इसमें, तो पेरोक्साइड इंटर करने के बाद ये जो H2SO5 आ गया, अब ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसके कारण? ड्यू टू पेरोक्साइड प्रॉपर्टी। पेरोक्साइड की प्रॉपर्टी की वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन? H2SO5। जबकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग उसको बोलते हैं। तो चलो, प्रॉपर्टी में हम लोग पहला पॉइंट हम लोगों ने ये डिस्कस करा कि ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब और आगे इसमें क्या बातें कर सकते हैं? नाउ आप H2SO5 को वाटर में डालो, हाइड्रोलिसिस पूछा जाता है आपसे, तो ये क्या बनेगा?
ध्यान से देखिए, आप अगले पेज में आ जाए। SOOH और यहां आपने लिखा OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। हमने वाटर अटैक कराया। हाइड्रोलिसिस में वाटर आपका लोन पेयर लेके आता है, ये लीजिए। तो सल्फर तो 6 बॉन्ड्स बना सकते हैं। अगर 7वां बॉन्ड अप्रोच हो रहा है तो पाई बॉन्ड्स आर फ्लेक्सिबल, ओपन हो जाएगा। ठीक से देखिए, पाई बॉन्ड्स फ्लेक्सिबल है तो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी और है, वो वाला पाई ओपन हो या ये वाला ओपन हो। क्या बोला हमने, ठीक से देख लो आप, वो वाला पाई ओपन हो या ये वाला सिर्फ। 2 पॉइंट्स हैं इसके पास, आपको दिमाग लगाना है। यहां क्या होगा, चूंकि पाई बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड है और फ्लेक्सिबल है, तो पाई बॉन्ड का ओपन होना ज्यादा इजी है, आसान है। इसीलिए इस स्टेप में ये वाला ओपन नहीं होने जा रहा, ये वाला ओपन होगा। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ये ओपन नहीं होगा क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, इसीलिए वो बॉन्ड फ्लेक्सिबल ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही वो ओपन होगा तो इसके बाद कहानी देखें क्या हो जाएगी, SO माइनस OH, डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपका पेरोक्साइड है अभी फिलहाल। हालांकि इस बॉन्ड में भी आप देखें तो पोलैरिटी कम है इसके वजह से, क्योंकि ये नॉन पोलर बॉन्ड है। वो तो O माइनस हो गया, अब यहां से O अटैच हुआ और H इस पर प्लस आया। अब कहानी क्या है, लेकिन चूंकि वो नेगेटिव चार्ज है, वो चाहेगा पाई बनाना, अब जाकर के ये ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज भी होना है, तो मल्टीपल बॉन्ड स्टेबलाइज जब होना चाहेगा तो अब वो जाकर के स्टेबलाइज होगा, मतलब मल्टीपल बॉन्ड आएगा और ये खुल जाएगा। तो अगले स्टेप में अब कहानी क्या बन गई, S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O। अच्छे से देखना, वहां पे अब इस स्टेप में एक H प्लस यहां से भी निकलेगा क्योंकि O प्लस को स्टेबलाइज करना है, और ये H प्लस ये नेगेटिव चार्ज के कारण ये ले लेगा। तो यहां पर कहानी क्या बन जाएगी, OH बचेगा, एक बचेगा ना, और प्लस यहां पर H2O2 बाहर निकल जाएगा। अगर गौर से देखें तो ये क्या है, H2SO4 है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, जब हमने H2SO5 को हाइड्रोलाइज किया तो ये जो पेरोक्सी सल्फ्यूरिक है, ये जो पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड था, इसने अपना पेरोक्साइड वाला वाटर हटा दिया। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर यह हाइड्रोलिसिस हुआ, पेरोक्साइड वाला इसने वाटर हटाया, और हटाने के बाद ये एक नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड में चला गया और प्लस H2O2 पेरोक्साइड बनाया इसने। तो हमने आपसे पूछा कि जब H2SO5 का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि पेरोक्साइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे आप तो प्रोडक्ट क्या होगा, H2SO5 का, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक कैरोज एसिड का। तो आपने देखा कि बहुत इजी है, वाटर जब अप्रोच करे तो पहला तो यहां पर पाई आराम से ओपन हो जाएगा क्योंकि सिग्मा बन रहा है। अब ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए जैसे मल्टीपल बॉन्ड आना चाहेगा, अब ये अपने आप ओपन हो जाएगा, हटेगा ये यहां से, क्योंकि इसमें नॉन पोलैरिटी है तो इसको हेल्प मिलेगी इस वजह से, इसको नेगेटिव चार्ज लेने में, क्योंकि इससे तो नेगेटिव चार्ज ले नहीं पा रहा वो। तो ये ओपन हो गया, हटा, इस पर माइनस चार्ज हुआ, और ये प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए H प्लस, तो एक रीअरेंजमेंट हुआ, H प्लस हटा भी और H प्लस लगा भी, और फाइनली यहां से एक पेरोक्साइड आ गया। तो ये एडवांस्ड करता क्या है, आपसे बीच के कोई हाइड्रोलिसिस में बीच के किसी स्टेप के बारे में बातें कर लेता, आईटी करता। हालांकि इसमें बीच में बात करने के लिए कुछ वैसा नहीं है, बट आगे धीरे धीरे जब आप आएंगे तो बीच के प्रोडक्ट जेई एडवांस्ड आपसे पूछ लेगा। बट जेई मेन और नीट ऐसा नहीं करता, वो स्ट्रेट फाइनल प्रोडक्ट पूछा करता है।
तो उम्मीद है आपको पहला ये हाइड्रोलिसिस वाला एग्जांपल समझ में आया होगा कि हमने H2SO5 का हाइड्रोलिसिस किस तरह से करा। जब आप जेईई एडवांस्ड की तैयारी करेंगे अगर मेरे साथ, तो मतलब अभी भी कर रहे हैं, इनफैक्ट जब आप एडवांस्ड के लिए मेन और एडवांस्ड के बीच अगर आप कुछ करेंगे, स्पेशल क्वेश्चंस कुछ सीरीज जब कराए जाए, तो उस बीच में आपको इन मैकेनिज्म के बारे में डीपली थोड़ी सी बातें करी जाएंगी जो आईआईटी कभी कभार पूछ लेता है। ये कौन सा मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बीच में आने वाला वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, एक से ज्यादा तरह के मैकेनिज्म है या नहीं, बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, तो चलो हमने पहला किया 12 में H2SO5, ये बताया कि इसका नाम क्या है, ये बताया इसका एक कॉमन नेम है कैरोज एसिड, ये बताया पेरोक्साइड के कारण बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बताया कि हाइड्रोलिसिस के बाद वाटर में जाने के बाद ये पेरोक्साइड वाटर दे देता है, मतलब पेरोक्साइड बाहर किया और सल्फ्यूरिक में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पढ़ा रहे हैं हम लोग, आ जाइए। सभी लोगों को वो समझ में आया या नहीं, एक बार आप कंफर्म कर दें लोग, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि हाँ भाई आप लोगों ने समझा अच्छे से। अब मुझे इसकी नेमिंग जाननी है पहले, आप लोग एक बार नेमिंग ट्राई करें, इसका नाम क्या होता होगा। H2SO6, जल्दी से इसका नाम क्या होगा। गुड, सभी लोगों ने लिखा यस सर, इसका नाम जानना मुझे, H2SO6। तेजी से बताएं मुझे इसका नाम, H2SO6। H2SO6, जल्दी जल्दी इसका नाम क्या होगा। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें और इसका नाम आप सोचे बताएं। काफी कुछ हमने करवाया है तो उम्मीद है आप इसका नाम पकड़ सकते हैं। चलिए, बहुत तेजी से बताया, मोनोथायोनिक एसिड। देखिए मोनोथायोनिक एसिड मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे मोनोथायोनिक एसिड, मैं समझ पा रहा हूं, वो एक्सेप्ट इसलिए मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसको मैंने पिछले दिन बताया है, वो थायोनिक एसिड नहीं है। हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। हाँ, अब ये दूसरा नाम आया, शर्मा जी ने लिखा है डायपेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला दिल खुश कर दिया शर्मा जी ने, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। डायपेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, एक्सेलेंट, सभी लोग उनके लिए तालियां बजाएं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है। H2SO6 आईआईटी जेईई एडवांस्ड में 2004 में ये पहले आया था, ठीक है, और उसके बाद भी कई बार आया, बट उस टाइम इसने डायरेक्टली पेरोक्साइड लिंकेज के बारे में ही बातें करी थी। डायपेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, हाँ गुड, वेरी गुड। आ जाइए, मैं बना रहा हूं सल्फर, वही सल्फ्यूरिक की कहानी है, इस बार 5 से एक और बढ़ गया, यही कहानी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगा जी, दो दो हर जगह लूज किया तो +6 ना, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये, अच्छे से देखोगे तो इसकी नेमिंग हो गई डायपेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है, डायपेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, डायपेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। चलो, ये तो आप लोगों ने अप्रोच कर लिया। सेकंड, इसके बारे में और क्या बातें कर सकते हैं आप बोलेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, आपने एक नाम और लिखा मोनोथायोनिक एसिड, बिल्कुल सही, लेकिन साथ में हमने ये इलस्ट्रेशन दिया आपको, ये थायोनिक सीरीज का एसिड नहीं है, नहीं जी, this is not a member of थायोनिक सीरीज एसिड्स। थायोनिक सीरीज के जो एसिड्स हैं उसका बिल्कुल भी ये मेंबर नहीं है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इसका हाइड्रोलिसिस कर दो यार, क्या कर देना, अपन इसका हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं, तो सिर्फ हमें इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट नहीं बताना है, एक तो इंटरमीडिएट भी बताना है, बीच वाला प्रोडक्ट, और एक फाइनल प्रोडक्ट भी बताना है। मैं इंतजार कर रहा हूं जल्दी से दोनों प्रोडक्ट आप बता दें।
इंटरमीडिएट भी बताना है और फाइनल प्रोडक्ट भी बताना, मतलब बीच में एक स्टेबल प्रोडक्ट आएगा जिसको आप आइसोलेट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट को आइसोलेट किया जा सकता है, ट्रांजिशन स्टेट को नहीं। तो इंटरमीडिएट भी आपको इसका बताना है प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट भी बताना है। जल्दी से, मैं यही इंतजार कर रहा हूं। बहुत मजा आएगा मुझे अगर आपने सही बता दिया तो। इंटरमीडिएट भी बताना है और इसका फाइनल प्रोडक्ट भी बताना है हमें। चलिए जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। H2SO6, जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक बीच में क्या हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आएगा और फाइनल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या आएगा? देखूं जरा मैं, क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आइए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। चलिए एक आया और जवाब। एक तो है इंटरमीडिएट SO3, मुझे नहीं लगता। दूसरा जवाब आया है इंटरमीडिएट H2SO5 एंड फाइनल H2SO4। देखता हूं और बाकी लोग आ जाए। इंटरमीडिएट H2SO5 एंड फाइनल H2SO4, ठीक है, और दूसरे लोग भी दें। हम्म, और भी लोग कर रहे हैं। हाँ सर, H2SO5 हो सकता है, इंटरमीडिएट H2SO, इंटरमीडिएट और फाइनल H2SO4। गुड। फिर तीसरे ने, अगले ने जवाब दिया इंटरमीडिएट H2SO5 फाइनल। हाँ वेरी गुड, अब सब लोग सही जवाब आ गए। गुड, बहुत सही। देखिए बहुत तो सही है, इतना तो पता चलना चाहिए ना। ये ठीक उसी तरह तो है, जब ये वहां पर वाटर अटैक करेगा तो फिर ये ओपन होकर के एक जगह, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, H2SO6 पर पहला स्टेप में आप H2O डालेंगे तो पहले H2SO5 बनेगा और प्लस एक पेरोक्साइड निकलेगा। अभी यही वाला, ये OH बन गया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, लेकिन अभी भी एक पेरोक्साइड बचा रहेगा, इसलिए यही आपका इंटरमीडिएट हुआ जो हमने पूछा आपसे, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये वाला फिर से हाइड्रोलाइज होगा, लोग होगा ना, तो आपका क्या बन जाएगा H2SO4 प्लस फिर से पेरोक्साइड आएगा। तो फाइनली लोग इसको क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, देयरफॉर H2SO6 पर आपने 2 मोल्स ऑफ वाटर डाले, 2 मोल्स आपने वाटर डाले और आपका बन जाएगा कितना मोल, 1 मोल H2SO4 और H2SO5 तो फाइनली कैंसिल हो गया और 2 मोल्स पेरोक्साइड। तो सही है सभी लोग। और जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया एक बार क्लियर कर दें कि समझ में आ गया, या कहीं कोई परेशानी है तो मैं फिर से डिस्कस कर लूं प्लीज, क्योंकि अभी बहुत सारे आपको बताने हैं इस तरह से करके। अगर कुछ डाउट है तो एक बार पहले क्लियर कर ले, कंफर्म कर ले, नहीं तो एक बार कंफर्म कर दे मेरे को कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गई ये चीजें, प्लीज।
वेरी गुड, यस। चलिए नेक्स्ट मैं लेके दिखाता हूं आपको H2SO6 के बाद, और ये नंबर कितना होगा, 13 था, 14 होगा, आ जाइए 14। अब मैं लेता हूं H2S2O7, H2S2O7 नेमिंग पहले डिस्कस करी जाए। +1 × 2 -2 × 7, तो -14 + 2 -12, तो जीरो करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए +12 / 2 = +6 आ गया। +6 में इक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक, लेकिन 2 सल्फर है, डाइसल्फ्यूरिक, ठीक है, डाइसल्फ्यूरिक। अच्छे से देखते जाए। एक नाम और है, पायरोसल्फ्यूरिक। क्या नाम है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और एक नाम है ओलियम, लेकिन ओलियम कंसंट्रेटेड फॉर्म को बोलते हैं लोग, H2SO7 को ही बोल देते हैं ओलियम, लेकिन ओलियम जो है H2SO7 का कंसंट्रेटेड फॉर्म कहलाता है। तो चलो ठीक है, बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओलियम, पायरोसल्फ्यूरिक और डाइसल्फ्यूरिक। अब मैं बातें करता हूं पायरो वाले टर्म्स की। पायरो कहां से आया, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं पायरो टर्म की। आइए देखिएगा, मामला यहां उठा रहा हूं पायरो प्रीफिक्सेज। पायरो आप कब लाते हैं, ठीक से देखिए, कोई भी अगर आपका इक एसिड है, कोई भी इक एसिड है, अगर आपने इसका डायमेराइजेशन किया, ध्यान से सुनेंगे, क्या किया, डायमेराइजेशन मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, और साथ में आपने एक वाटर हटाया, डायमेराइजेशन किया और साथ में एक वाटर निकाला। डायमेराइजेशन करते हुए एक वाटर अगर आपने निकाला, तो अब जो फाइनली एसिड आएगा इसको आप पायरोइक एसिड बोलेंगे। पायरो प्रीफिक्स और इक सफिक्स, क्लियर देख ले। पायरो कब इस्तेमाल करेंगे, जब इक एसिड का आप डायमेराइजेशन करके एक वाटर निकालते हैं, तो आप इसे क्या बोलेंगे, पायरोइक एसिड। क्लियर है, इक एसिड का डायमेराइजेशन करके वाटर निकालते हैं, तो आप फाइनल को बोलेंगे पायरोइक एसिड। अब आ जाओ एग्जांपल डिस्कस करता हूं। H2SO4, चलो पायरो बनाना है, पहले डायमेराइजेशन कर लो और फिर आप एक वाटर निकाल लो। तो डायमेराइजेशन में H4 हो गया और एक H2 निकल गया, बच गया H2। अब डायमेराइजेशन में S2, ऑक्सीजन डबल हुआ तो 4 × 2 8 और -1 7। क्या ये इक एसिड है या नहीं, तो बिल्कुल है। तो अगर ये इक एसिड है तो डायमेराइजेशन के बाद वाटर निकालने से जो एसिड बनेगा, आप उसको उसके नाम में पायरो लगा सकते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक। उम्मीद है नाम आपको समझ में आ गया होगा। सर एक एग्जांपल और ले लिया जाए, बिल्कुल मैं भी चाहूंगा। आप ले ले H3PO4, पहले ये देख ले ये इक एसिड है या नहीं, बिल्कुल है, फास्फोरिक एसिड, आपने पढ़ा हुआ है। हमने बोला इसका डायमेराइजेशन करके अब वाटर निकालना है, डायमेराइजेशन करके वाटर निकालना है। तो डायमेराइजेशन करोगे तो H3 × 2 6 हो गया, 6 में आपने 2 निकाल दिया तो बचा 4, P हो गया 2 और ऑक्सीजन 8 -1 7, H4P2O7। आप इसे बोलेंगे अब पायरोइक, पायरोफॉस्फोरिक। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी कि हमने पायरोइक
कैसे बनाया, पायरो प्रीफिक्सेस कैसे आया। कोई भी एक एसिड का डैमराइज करके वाटर निकालने पर जो सामने वाला एसिड आएगा उसको पायरोइक एसिड बोलेंगे, बट वो एसिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब हाइड्रोजन ही नहीं बचे। समझ रहे ना। अब पायरोनैट्रिक हो नहीं सकता है। सर आपने क्या बोला, एक बार फिर बोल दो। मैंने बोला क्या पायरोनैट्रिक हो सकता है, सोच के देखें। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि HNO3 का आप डैमराइज करोगे और वाटर निकालोगे, डैमराइजेशन करके वाटर जब निकालोगे तो डैमराइज करोगे तो 2 हाइड्रोजन गया, और जैसे ही 2 हाइड्रोजन गया फिर 2 हाइड्रोजन निकल गया तो ये एसिड ही नहीं बचेगा, तो कैसे हो जाएगा पायरोनैट्रिक। समझ रहे हो। पायरोक्लोरिक एसिड हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। पायरोक्लोरिक एसिड हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पायरो हम प्रीफिक्स कब लगाते हैं। पायरो प्रीफिक्स लगाने के लिए हमें एसिड का, एक एसिड का डैमराइजेशन करके वाटर निकालना होता है। तो चलो पहला पॉइंट हमने क्लियर किया कि इसके नेमिंग में पायरो कहां से आया। अब एक बात और मैं बोलूंगा। नो, देखिए, चूंकि पायरो सल्फ्यूरिक है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड अच्छे से सीखेंगे आप। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है कौन सा, H2S2O7। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा दूं, डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट, क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट को 2 यूनिट से कम कर दूं। आपको पता है 2 यूनिट से कम करने पर एक अस में कन्वर्ट हो जाएगा, पढ़ाया हमने कल। तो अगला आएगा जो, उसका नाम होगा पायरोसल्फ्यूरस, और फॉर्मूला H2S2O7 की जगह अब इसका बनेगा क्या, H2S2O5। हालांकि आपको अगर याद हो तो H2S2O5 में सल्फर 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +5 और +3, और एवरेज +4 है, और +4 वाला तो कोई एसिड है भी नहीं, ऐसे नॉर्मल। तो पायरोसल्फ्यूरस अगर आपको लिखना है तो H2S2O5 2 यूनिट से, मतलब 2 ऑक्सीजन हटा, H2S2O5 2 ऑक्सीजन हटा तो 4 से हट गया, तो 4, 2 सल्फर पे 4, मतलब 1 पर 2 से डाउन हुआ, तो ऑलरेडी वो कितने पर चला गया, 6 से 4 पर। क्लियर है। तो हमारा पायरोसल्फ्यूरस एसिड H2SO5। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, पिछले पार्ट में ये करा था, H2SO5 का हमने नाम करा था पायरोसल्फ्यूरस एसिड और डाइसल्फ्यूरस। डाइसल्फ्यूरस भी इसके एवरेज पे लिखा जा रहा है, और पायरोसल्फ्यूरस भी इसके एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पे लिखा जा रहा है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलो पायरो प्रीफिक्स, अब हम लोग नेमिंग के झमेले से निकलते हैं। बट हमने ये एक अच्छा चीज यहां पे बताया आपको, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का हमने आपको यहां आइडिया दिया कि पायरोसल्फ्यूरस कैसे आया। ठीक है, हाँ जी, तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए, हम लोग अब यहां पर हाइड्रोलिसिस करें। ठीक है,
मैं जानना चाहूंगा H2SO7 का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, जल्दी से बताया। H2SO7 का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आएगा प्रोडक्ट? क्या आप पहुंच पाएंगे वहां तक? अगर पहुंच पाते हैं तो दिमाग लगाइए। H2SO7 का जब हाइड्रोलिसिस किया जाए तो क्या प्रोडक्ट आए? H2SO4। क्या बात है, बहुत तेजी से बताया यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार। और भी लोग बताएं। H2SO4, वेरी गुड, सभी लोग H2SO4। हम्म, चलिए आइए स्ट्रक्चर पहले हम लोग बना ले, क्योंकि स्ट्रक्चर तो अभी हमने बनाया नहीं है, बस नेमिंग और उस पर बातें कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट पे। सल्फर 2, क्लियर है, और हाइड्रोजन 2, मतलब 2 OH। एक जवाब आ रहा है 2 मोल्स ऑफ H2SO4, 2 मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है, वेरी गुड, सही। आ जाइए, देखिए 2 OH है अपने पास, हमने 2 OH लगा दिया। अब ऑक्सीजन है 5, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, ये लीजिए, ये लीजिए 2 2 4 1 5, 5 बॉन्ड, सल्फर 1 बॉन्ड और बनाएगा, और आपके पास एक ऑक्सीजन है, बीच में लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, हमने लगा दिया। इस तरह से हमारा H2SO7 बना। अब इसी का हाइड्रोलिसिस करना है, अगले पेज में आ रहा हूं, मैं करके दिखा रहा हूं। तो जब आप बीच में हाइड्रोलिसिस करने के लिए आप वाटर ला रहे हो, ठीक है, तो वाटर का ये लोन पेयर जब यहां अटैक करेगा तो हमारा पाई बॉन्ड ओपन होगा, क्लियर हो गया। पाई के ओपन होने के बाद कहानी जो बन गई वो ये S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, सही है ना, और ये OS। अब यहां पर आ गया आपका O माइनस, सही है, 3 लोन पेयर, पाई बॉन्ड चूंकि फ्लेक्सिबल है ओपन होता है तुरंत, OH डबल बॉन्ड O, अब एक O जो H2O आया है, सही है। हालांकि इतनी दूर को हमें कलर इसका चेंज कर देना चाहिए, येलो हमने कर दिया, इस पर एक प्लस आ गया, क्लियर है, जो H2O वाला अटैच हुआ ये हमने बनाया। अब ये H प्लस अपना हटाना चाहेगा, तो अगले स्टेप में H प्लस यहां से हटेगा, निकलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये यहां शिफ्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड तो सल्फर तो 7 बॉन्ड बना नहीं पाएगा, तो इसका ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा, हटेगा। ये जैसे ही हटेगा तो वहां पर माइनस आएगा, माइनस लगने के कारण अब ये वाला H प्लस उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक OH और दूसरा OH आया ना, और प्लस इधर क्या हो जाएगा, S, एक OH, यहां पे एक OH ऑलरेडी है इधर, और एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड O, और ये वाला जो फॉर्म हुआ, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा, लो H2SO7 का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया, ये रूम टेम्परेचर हाइड्रोलिसिस है, कोई हाई टेम्परेचर हाइड्रोलिसिस है नहीं, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 आया सल्फ्यूरिक, मतलब ओलियम का हाइड्रोलिसिस करने से हमारा 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आया। एक्चुअली यही जो स्टेप है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का कांटेक्ट प्रोसेस का फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस। व्हाट इज कांटेक्ट प्रोसेस? शायद आपने पढ़ा होगा कांटेक्ट प्रोसेस, मैं एक बार बता देता हूं, चूंकि आपके सिलेबस में है पढ़ना पी ब्लॉक में, तो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। कांटेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड होता है, मैं अगले पेज में लिख रहा हूं, आ जाइए अच्छे से देख लीजिए। कांटेक्ट प्रोसेस, व्हाट इज दिस? मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैन्युफैक्चर
मतलब प्रिपरेशन नहीं। लार्ज स्केल पे जो सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री में बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नहीं बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो लार्ज स्केल पर जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, पुराना मेथड था लेड चैम्बर प्रोसेस, बट उसमें काफी पॉइजन आता था लेड की वजह से, लेड एक पॉइजनस एलिमेंट है, तो उसको धीरे धीरे हटा दिया गया और हो गया अब धीरे धीरे क्या, आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस से अब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ध्यान से देखिएगा इस प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले एलिमेंटल सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है, स्टेप 1। क्या बोला हमने, एलिमेंटल सल्फर का ऑक्सीडेशन करवाया, एयर ऑक्सीडेशन, और इससे बन गया SO2। हालांकि SO2 लाने का इंडस्ट्रियल मेथड भी है, मतलब इंडस्ट्री से भी SO2 आते हैं। सर आपने क्या बोला, जैसे मेटलर्जी वगैरह आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा SO2 निकलता है, कॉपर पैराइड्स का एक्सट्रैक्शन या बहुत सारे ऐसे एक्सट्रैक्शन, कॉपर का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कॉपर पैराइड्स, सल्फाइड ओर से आप जब काम करते हैं तो इंडस्ट्रियल जो SO2 होता है उसको भी सल्फ्यूरिक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको सल्फर को, एलिमेंटल सल्फर का एयर ऑक्सीडेशन करके SO2 बनाना, फाइनली SO2 तो लाना। अब स्टेप 2 जो है, ठीक से देखेंगे, स्टेप 2 में SO2 का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब फिर से एयर से रिएक्शन, लेकिन ये कैटालिटिक स्टेप है। क्या है, कैटालिटिक स्टेप है, इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और आपसे पूछा जाता, हालांकि बहुत डेप्थ में जाइएगा ना तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, लीच-एटियस प्रिंसिपल लगाने का, एलसी प्रिंसिपल जिसको आप बोलते हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो कैटालिटिक स्टेप है, इसमें कैटलिस्ट के तौर पे V2O5 इस्तेमाल किया जाता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 से 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 to 2 ATM प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो SO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 बन जाता है। अब कहानी, अगली कहानी एकदम अच्छे से सुनिएगा, अगली कहानी। और हां, इस स्टेप में 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 to 2 ATM प्रेशर, इसको प्रेशर टेम्परेचर को का जो रोल है इसमें उसको पढ़ना होता है। आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ा होगा एलसी प्रिंसिपल पर। तो उसको पहले, क्योंकि ये काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक स्टेप है, लार्जली एक्सोथर्मिक, ये काफी एक्सोथर्मिक स्टेप है दोस्त। यहां पे जो डेल्टा H होता है वो -197 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक स्टेप है ये वाला स्टेप, इसीलिए हम लोग टेम्परेचर प्रेशर से बैलेंस करते हैं इसको, लीच-एटियस प्रिंसिपल जिसको आप बोलते हो। खैर अभी उतना नहीं जाना। अब मेरा ये कहना है, क्या स्टेप 3 में ऐसे हम नहीं कर सकते हैं कि SO3 पर डायरेक्ट वाटर डाल दें? और हम लोगों ने तो पढ़ा है SO3 का हाइड्रोलिसिस, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस, डायरेक्टली H2SO4 बन जाएगा। ऐसा किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसा आप सपने में भी नहीं सोच सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो रिएक्शन है ये मतलब क्या बोले, सीरियस एक्सप्लोजन अकर्स विथ ह्यूज मिस ऑफ H2SO4 ड्रॉपलेट्स, जो काफी पॉइजनस है, ठीक है, हार्मफुल है, स्किन पे तो जा नहीं सकता, स्किन पे गया H2SO4 तो स्किन बर्निंग हो जाएगी। हमने क्या बोला, SO3 जैसे बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि SO3 का रिएक्शन कराओगे तो H2SO4 आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। SO3 का हाइड्रोलिसिस करोगे, अगर आपने एसिड बेस वाला क्लासेस मेरा देखा हो तो SO3 का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2SO4 आएगा, H2SO4 एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू आएगा। तो ये स्टेप में प्रॉब्लम क्या है कि SO3 पर वाटर डालिएगा, एक्सप्लोजन हो जाता है, एक तरह का विस्फोट होता है, बनेगा H2SO4 बट विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन। और H2SO4 आपका मिस्ट बन के फॉग की तरह एकदम एयर में ड्रॉपलेट्स उसका चारों तरफ उड़ जाएगा। वो जब गिरेगा जिसके स्किन पे, हेड पे, सर पे, जहां गिरा वो तबाही है, H2SO4 बचा भी नहीं और सब खत्म भी हो जाएगा आपका।
इसलिए इस मेथड से हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में भी इनफैक्ट पानी कभी नहीं मिलाया जाता। अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक ग्लास वाटर गए और सल्फ्यूरिक में डाल दो, उड़ जाओगे आकाश में, छुछुआ जाओगे रॉकेट की तरह। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आप कभी वाटर मिला करके डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए तो वाटर में ड्रॉप वाइज ड्रॉप 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 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होता है। स्कूलों में पढ़ाया भी जाता। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है कि जो SO3 है ना, SO3 का हाइड्रोलिसिस बहुत वायलेंट होता, बहुत वायलेंट होता। ये स्टेप हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ये वायलेंट हाइड्रोलिसिस है ये। इसीलिए दूसरा काम करना होता हमें स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या करना होता है, ठीक से देखेंगे। SO3 जो आपका आ गया यहां से, इसमें और 1 मोल सल्फ्यूरिक मिला दिया जाता है। पहले बनाना है सल्फ्यूरिक, फिर भी इसको ऐड कर दिया जाता है। तो ये ऐड होके H2S2O7 बना लेता है, ओलियम। ये ऐड होके H2S2O7 बना लेता है, ओलियम। अब अगला स्टेप करते हैं हम लोग, स्टेप 4। क्या ये जो ओलियम आया इसका हाइड्रोलिसिस, इसमें वाटर मिलाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। H2SO4 आता है सल्फ्यूरिक, हाईली कंसंट्रेटेड, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आता, हाईली कंसंट्रेटेड। तो अच्छे से देख ले एक बार, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसमें क्वेश्चन 1-2 चीजें हैं। पहला तो सल्फ्यूरिक बनाना है, तो ऐसा कभी ट्राई नहीं करना है कि भैया SO2 का ऑक्सीडेशन करके SO3 बना लो और SO3 पर पानी डाल दो। हमने बोला ये जो SO2 है या तो वो इंडस्ट्रियल है या नहीं तो सल्फर के ऑक्सीडेशन से आया है। ये भी लिख ही देता हूं मैं, कहीं आप भूल न जाए। ये तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या तो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है ये, या नहीं तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सल्फर, या तो सल्फर को ऑक्सीडेशन करके लाया गया। जैसे भी है, सल्फर का ऑक्सीडेशन करके आपने SO2 लाया। इस SO2 को भी प्यूरिफाई किया जाता, बट जानना जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजों को छोड़ना भी चाहिए। हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। फिर हमने बोला ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेप से आपको क्वेश्चन आते हैं। SO2 का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करने के बाद कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये SO3 बना। कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल करते हैं, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड और काफी लो प्रेशर, क्योंकि रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक है तो हमें लो प्रेशर इसका मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो SO2 का ऑक्सीडेशन हुआ, बहुत ही एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन, बहुत एक्सोथर्मिक है। हमें रिएक्शन को बैक ले जाकर के मैनेज करना होता है, इसीलिए ली चैटर्जीज प्रिंसिपल हम लोग इसमें लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो SO2 का एनीवेज ऑक्सीडेशन किया तो SO3 आया, लेकिन कैटलिस्ट क्या डाला, V2O5, टेम्परेचर कितना है 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर है। अब ये जो SO3 आया, इस पर वाटर डाल नहीं सकते तो इस पर 1 मोल और H2SO4 हमने ऐड किया, दोनों ऐड होकर H2SO7 हो गया और अगले स्टेप में H2SO7 का क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस। तो फाइनल प्रोडक्ट आ गया हमारा 2 मोल्स ऑफ H2SO4। तो जाहिर सी बात है हमने 1 मोल इस्तेमाल किया और 2 मोल मिला, 1 मोल एक्स्ट्रा मिला। तो हमने इसीलिए पिछले स्टेप में लिखा था कि H2SO7 का जो आप हाइड्रोलिसिस करके लाते हैं, ये फाइनल स्टेप है कांटेक्ट प्रोसेस का, ये कांटेक्ट प्रोसेस है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कैटालिटिक स्टेप ऑफ कॉन्टेक्ट प्रोसेस। क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, हमने क्या बोला, हमने लिखा है व्हाट इज एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कैटालिटिक स्टेप ऑफ कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट प्रोसेस के कैटालिटिक स्टेप में एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, कैटालिटिक स्टेप तो यही है, SO2 का SO3 में कन्वर्ट होना। तो सर सल्फर तो +4 से +6 में जा रहा है, तो सर इसमें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बहुत क्लियर है, O2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो आंसर जो है वो O2 लिख दूंगा। ये गलत है, ये गलत है। आंसर होगा V2O5। जो आपने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया वो एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे? देख लो कैसे। आपने सुना होगा कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग लेता है, लेकिन हां वो भाग लेके आपका एक दूसरा मैकेनिज्म, दूसरा पाथ तैयार कर लेता है, और बड़े हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाले पाथ को छोड़ के वो एक ऑल्टरनेट पाथ तैयार करता है, लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला, और फिर वो वहां रिएक्शन से फाइनली बाहर निकल जाता। तो वो नेट रिएक्शन में नहीं दिखता, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता, आपने सुना होगा। तो यहां पर SO2 को ऑक्सीडाइज एक्चुअली आपका वैनेडियम पर 5+ जो है V2O5 ये करेगा। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है V2O5, ये ऑक्सीडाइज एक्चुअली करेगा। क्लियर है? आपने 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया ही है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और SO3 बनेगा, और खुद वैनेडियम V पर 4+ में रिड्यूस हो गया। क्लियर हुआ? SO2 का SO3 में जाना किसके थ्रू हुआ ये कहानी? SO2 का SO3 में जाना किसके थ्रू हो गया? तो हमारे V2O5 के थ्रू। इसने ऑक्सीडाइज किया। एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। तो ये क्वेश्चन पूछ देना तो क्लीन बोल्ड है, लोग आउट, पता ही नहीं चलेगा। अब हमने बोला क्या, अगला स्टेप में क्या होगा, ये जो V पर 4+ है एक्चुअली इसको अब एयर ऑक्सीडाइज करेगा, और एयर ऑक्सीडाइज करके इसको वापस V पर 5+ या V2O5 में लाएगा, और ये नेट रिएक्शन से बाहर हो गया। क्लियर हुआ? तो बड़ा मजेदार था ये, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें कि कांटेक्ट प्रोसेस में एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? वो हमारा कैटलिस्ट है, V2O5 है। सभी लोग समझ गए इस चीज को अच्छे से? हाँ या ना एक बार जवाब दें प्लीज सभी लोग। सभी लोग बताएं एक बार। हाँ जी, क्या है? यस सर समझ गया, ठीक है। क्या आपने पूछा सर O2 और V2O5 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? डेफिनेटली O2 होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा। बट हम लोग एयर के से करवाते हैं काम। एयर से काम करवाने में क्या है, हम लोग कोई प्योर ऑक्सीजन नहीं देते हैं वहां, ये क्लियर रखें। प्योर ऑक्सीजन नहीं देते हैं, एयर सप्लाई करते हैं। देखिए जो मैन्युफैक्चर का स्टेप होता है, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है प्रदीप जी। जो मैन्युफैक्चर का स्टेप होता है वो हमेशा सस्ता स्टेप होता है, कोई भी उसमें कॉस्टली काम हम नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज बॉटल बंद होकर के जब सल्फ्यूरिक एसिड आपके बाथरूम तक पहुंचेगी, बाथरूम साफ करने के लिए, हम लोग टॉयलेट साफ करने के लिए सल्फ्यूरिक का इस्तेमाल होता है तो पता चलेगा वो 200 रुपए का हो गया। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीजन का सिलेंडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बनाने के पीछे, और ऑक्सीजन सिलेंडर का तो हाल आप जानते ही हैं कि क्या है तो आप उसमें प्योर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं आप? एयर इस्तेमाल करते हैं। और एयर की जो रिएक्टिविटी होती है वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में काफी कम होती है, क्योंकि एयर में बहुत सारी चीजें मौजूद रहती है, जैसे नाइट्रोजन भी मौजूद होते हैं जो हाईली इनर्ट है, जो एयर की रिएक्टिविटी को सप्रेस करके रखता है। ऑक्सीजन और एयर की रिएक्टिविटी में जो डिफरेंस है वो किसके कारण है? नाइट्रोजन के कारण है। जो इनर्ट गैस है वो उसकी रिएक्टिविटी को, ऑक्सीडाइजिंग पावर को सप्रेस करके रखता है।
ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, एयर पास करते हैं और साथ में उस चैम्बर से कैटलिस्ट भी पास करते हैं। तो कैटलिस्ट देखा जाता है कि उसको ऑक्सीडाइज कर देता है एयर की एक्टिविटी से पहले। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। क्लियर हो गया क्या? हाँ बिल्कुल 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 सही लिखा आपने, नाइट्रोजन भी होती है साथ में, इसीलिए वेरी गुड। हाँ, क्या सभी लोगों का क्लियर हो गया मामला? ओके, कर ले एक बार। तो ये था हमारा कांटेक्ट प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और हमारा इसी बहाने H2SO7 का हाइड्रोलिसिस भी हुआ, स्ट्रक्चर भी डिस्कस हो गया, और हमने पायरो सल्फ्यूरिक एसिड आपको 14 नंबर में सिखाया। H2S2O8 H2S2O8 गुड, वेरी गुड, क्लियर हो गया। क्या आप जानना चाहते हो उसके बारे में कि ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसा कैटलिस्ट है, क्या समझना चाह रहे हैं बताइए। क्वेश्चन को क्लियर आप लिखिए। अच्छा 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 अच्छा, आप तो बहुत सिंपल चीज पूछ रहे हैं। मतलब मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रही है, दो टाइप के होते हैं। अ, इस वाले क्या बोले, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। अच्छा हाँ 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 हाँ, ये आप पूछना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये बिल्कुल पॉजिटिव कैटलिस्ट है। एक्चुअली देखिए, कांटेक्ट प्रोसेस में पहले इस्तेमाल किया जाता था प्लैटिनम कैटलिस्ट के तौर पे। सुन लीजिएगा मेरी बात को, ठीक है, चलो डाउट ऐसे पूछने चाहिए। पहले कांटेक्ट प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता था प्लैटिनम कैटलिस्ट के रूप में, बट प्लैटिनम तो बहुत महंगा है, थोड़े बहुत वेस्टेज तो जाते ही जाते हैं। तो वैनेडियम का इस्तेमाल धीरे धीरे किया गया। वैनेडियम काफी चीपर होता है। जो आप सॉकर बनाते हो ना, सॉकर, गाड़ियों का जो सॉकर होता है उसमें जो स्प्रिंग बनता है वो वैनेडियम से तैयार होता है। वैनेडियम चीपर मेटल है, काफी चीप मेटल है। तो धीरे धीरे एक तो प्लैटिनम को रिप्लेस किया गया वैनेडियम से। दूसरा, वो जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो हाई टेम्परेचर प्रेशर रिएक्शन हो जाएगा। अगर हम कैटलिस्ट नहीं इस्तेमाल करें तो वो हाई टेम्परेचर प्रेशर रिएक्शन हो जाएगा। तो बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर रिएक्शन है वो, इस वजह से हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करें तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया, नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ नहीं। वो क्लियर हुआ आपका? नेगेटिव कैटलिस्ट कंट्रोलिंग, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ऑफन प्राय आप इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और वहां पे कैटलिस्ट लेने का कारण यही है, अगर हम नहीं लेते हैं तो वो हाई टेम्परेचर प्रेशर रिएक्शन हो जाता है। गुड, वेरी गुड, आ जाइए नेक्स्ट। H2S2O8 रखा है हमने आपके सामने। आइए स्ट्रक्चर पहले मैं ड्रॉ कर लूं इसका। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इंटू 2 -2 इंटू 8, तो -16 + 2 -14, तो सल्फर आ जाएगा +14 डिवाइडेड बाय 2 +7। नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये 6 ग्रुप का है सल्फर, नहीं। तो इसका मतलब क्या यहां पर प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होगा? डेफिनेटली होगा ही होगा, बिल्कुल पेरोक्साइड होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं H2SO7 में ही सारा फुल था पोजीशन, सारे पोजीशंस भरे हुए थे।
तो एक एक्स्ट्रा अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो पेरोक्साइड है। अब पेरोक्साइड आप कहां लगाएंगे, आ जाइए स्ट्रक्चर पे ड्रॉ कर ले, हम देख ले। सल्फर सल्फर, OH OH, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्लियर है? और बीच में लगाना है हमें पेरोक्साइड। रुक जाइए, आप इसको ऐसे देख लीजिए, ऐसे 1 मिनट फिर से बना दे रहा हूं। पेरोक्साइड आएगा बीच में, ये तो क्लियर हो गया। OH OH, सर ऊपर क्यों बनाया, अभी क्लियर हो जाएगा। डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यही है। 6 ऑक्सीजन, एक बीच में आता, क्लियर हो गया। क्यों किया ऐसा, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। यहां पे ये लीजिए, ये पेरोक्सी यूनिट है और ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है यहां भी। ये भी आपका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर हो गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तो अब मेरा सवाल है, ये तो बन गया H2SO8, इसका नेमिंग क्या लिखे हम लोग। नेमिंग देखिए, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए, 2 3 5 6 +6, तो सल्फ्यूरिक हुआ। तो नेमिंग एक बार जल्दी से आप बता दें, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके तरफ से, क्या इसका नाम होगा, जल्दी बता दें, जल्दी से इसका नाम बताएं जरा, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग नाम इसका कर पाते हैं या नहीं। जल्दी, मेक इट फास्ट। क्या बात है, बहुत तेजी से अभिषेक सर ने बता दिया। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक, वेरी गुड, एक्सेलेंट, यही नाम है, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। बहुत अच्छा, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सही बोला आप सभी लोगों ने। इसका एक नाम और है, कोई बता सकते हो इसका नाम एक और क्या है, कॉमन नेम, एक कॉमन नेम और है इसका, कोई जानते हो क्या, बताओ। H2SO8 का एक कॉमन नेम और है, क्या किसी को पता है। H2SO, हाँ सही है मुकेश जी, आप भी सही हैं बिल्कुल, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक, बहुत अच्छा, सभी लोग सही बता रहे हो। इसका एक नाम और है, क्या कोई बता पाइएगा, एक नाम इसका और क्या है। पायरो, नहीं 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 नहीं, नहीं। पायरोसल्फ्यूरिक, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पायरोसल्फ्यूरिक तो, हाँ वेरी गुड, क्या बात है तानिया, ग्रेट। मार्शल्स एसिड बोलते हैं आप इसे, इसका एक कॉमन नेम है मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड बोलते हैं आप इसे, सिंगल एल होगा, डबल नहीं, मार्शल्स एसिड आप इसे बोलते हैं, एक नाम ये। और जानते हो ये फिर काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, होगा ना, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि पेरोक्साइड है ना, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आप H2SO8 को ले ले या फिर इसका अनायन ले ले, प्रॉपर्टी तो पेरोक्साइड में है ना, या फिर इसका अनायन ले ले H2O8 डबल माइनस, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये पेरोक्साइड प्रॉपर्टी के कारण। अब आ जाओ, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो पूछ रहा हूं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट आपको बताना है। H2SO8 का आप जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, आपको बताना है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी और फाइनल प्रोडक्ट भी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी और फाइनल प्रोडक्ट भी। मैं 2 मिनट के लिए वेट करूंगा, मतलब 2 तो नहीं, 1-1.5 मिनट मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको दोनों बताना, सोच समझ के, और एक साथ बताना, ये नहीं कि एक बार इंटरमीडिएट टाइप कर दिया फिर ये, एक साथ आपको अपने आंसर्स बताने हैं और कोशिश करें कि सही हो जवाब, कुछ भी से कुछ ना दे दे। मैं इंतजार कर रहा हूं। H2SO8 मार्शल्स एसिड का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा और क्या इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्या इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा और क्या इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, बताएं प्लीज।
बहुत तेजी से प्रदीप जी ने जवाब दिया है, क्या बात है प्रदीप जी, जलवा है भाई साहब का। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन्होंने लिखा है H2SO5 और फाइनल प्रोडक्ट लिखा है H2SO4। देखता हूं और आगे कौन कौन जवाब दे रहे हैं इन चीजों का। तानिया का जवाब आया है H2SO5 इंटरमीडिएट एंड H2SO4 फाइनल, वेरी गुड। अभिषेक का जवाब आया है इंटरमीडिएट H2SO4 फाइनल H2SO4 प्लस H2O2। चलिए सभी लोग वही जवाब दे रहे हैं अब, H2SO5 H2SO4 H2SO5 H2SO4 H2SO5 H2SO4, गुड। मुकेश जी आपसे जवाब जानना चाहेंगे, और अगर नहीं बन रहा तो आप बताएंगे कि सर नहीं सॉल्व हो पा रहा, फिर मैं सॉल्व करूंगा ना। मेरे लिए मुकेश जी बहुत कीमती हैं आप, बहुत कीमती, दिल से बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपकी लर्निंग एटीट्यूड मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता है वहां से। H2SO6 लिखा है आपने मुकेश जी, और मनमीत ने लिखा है H2SO5 प्लस H2SO4 फाइनल H2SO4। मुकेश ने लिखा है H2SO6 दोनों के लिए। आइए जब मेरा H2S2O8 है, ये है, जब हमने वाटर लगाया, जाहिर सी बात है वाटर यहां पे अटैक करेगा जहां पाई बॉन्ड है, इसलिए तो वो वहीं अटैक करेगा क्योंकि पाई ओपन होगा आसानी से। तो बहुत क्लियर है, ये O- ले लेगा ये पार्ट, ये पार्ट O- ले लेगा। यहां पर आपका एक डबल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड और एक OH है, और यहां पर OH है और ये डबल बॉन्ड है। ये जैसे ही अटैच होगा O पर प्लस HH, देखें अच्छे से आप, तो बहुत क्लियर है। आगे का स्टेप, अब ये तो चाहेगा प्लस को स्टेबलाइज करने H प्लस हटा के, लेकिन यहां पर ये भी होगा कि पाई बॉन्ड बनने की ये टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखेगा, तो किसी न किसी बॉन्ड को तो हटना पड़ेगा, किसी न किसी बॉन्ड को हटना पड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहां से हटेगा। ये बॉन्ड जब हटेगा तो हमारा स्टेप प्रोडक्ट क्या हो जाएगा लोग, S। अब यहां पे देखिए ये पेरोक्साइड आ गया OO, और इसी पर H प्लस जो वहां से निकला, ये H प्लस इसी माइनस पर अटैक कर लेगा, तो SOO और यहां पर आ जाएगा आपका H, आ गया ना। और यहां पर आपका ऑलरेडी है डबल बॉन्ड O और एक OH, प्लस इधर क्या बचा, S, ऊपर हो गया डबल बॉन्ड O, नीचे एक डबल बॉन्ड O, आप समझ पा रहे होंगे, इधर एक OH और इधर एक OH। तो ये क्या है, दिस इज H2SO5, और ये क्या है, दिस इज H2SO4। बहुत क्लियर है, एक पेरोक्सी लेके निकलेगा। तो फाइनली क्या आपने लिखा, अब फिर अगला स्टेप में क्या होगा, H2SO5 का हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये तो आपने पहले पढ़ रखा है H2SO4 प्लस H2O2, लेकिन फर्स्ट स्टेप में कहीं पेरोक्साइड नहीं बनेगा, नहीं, पेरोक्साइड का वही सल्फ्यूरिक बनेगा। इस तरह से H2S2O8 का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो प्रोडक्ट आ गया 2 मोल्स ऑफ H2SO4, एक मोल वहां एक मोल यहां, और 1 मोल ऑफ पेरोक्साइड, सिर्फ एक ही मोल पेरोक्साइड का आएगा, और वाटर कितना मोल ऐड होगा, तो 2 मोल।
क्योंकि 1 मोल वाटर पहले ऐड हुआ, 1 मोल वाटर फिर ऐड हुआ, तो 2 मोल वाटर बट पेरोक्साइड 1 मोल आया। और इंटरमीडिएट बीच में क्या आया, तो इंटरमीडिएट हमारा ये वाला आया H2SO5, ये इंटरमीडिएट हुआ। तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया, और एक मुकेश जी ने थोड़ा सा, मुकेश जी आप स्लिप किए, बट मुझे खुशी है कि आपने जवाब दिया। और आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मेरे से गलत हुआ। ये जेई एडवांस में बीच के स्टेप्स पूछे जाते हैं, जेई मेन और नीट में नहीं पूछे जाते हैं। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, और सबसे ज्यादा खुश हूं मैं मुकेश के लिए, क्योंकि मुकेश के वजह से ये मैंने ड्रॉ किया पूरा का पूरा मैकेनिज्म। अगर किसी को इसमें इफ बट लग रहा होगा तो शायद उनका भी क्लियर हो गया। तो क्या मुकेश आपका क्लियर हो गया अच्छे से? ये बता दीजिए एक बार मुझे अच्छे से। तो काफी सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हम लोगों, वेरी गुड, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स सल्फर सीरीज में। आप अपनी एनसीईआरटी को पलटेंगे तो सल्फर के ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स में इससे ज्यादा स्ट्रक्चर कहीं नहीं पढ़ने हैं। यही आपका लास्ट है। हमने नेमिंग भी सिखाया, स्ट्रक्चर भी सिखाया, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी सिखाया, बहुत सारी चीजें हमने आपको बताया इसमें। सल्फर सीरीज के एसिड में करने के लिए अब कुछ नहीं है, और बार बार बोलता हूं मैं, ज्ञान नहीं समाधान। करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूं, बट हमें सॉल्यूशन चाहिए कि जो कंपटीशन में जेई एडवांस तक कुछ अगर चांसेस हैं आने के, तो वो हाइड्रोलिसिस वाली एक्स्ट्रा चीजें थी, हमने वो करवा दी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे साथ सल्फर सीरीज के स्ट्रक्चर्स, एसिड की नेमिंग और सल्फर के एलोट्रॉप्स का ये 3 लेक्चर का सफर कैसा रहा? अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं? क्योंकि अब इसके बाद हम लोग फास्फोरस सीरीज पर उतरने वाले हैं, और अगर आपने सल्फर सीरीज को अच्छे से बना लिया है तो फास्फोरस सीरीज भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। अच्छे से आप सीख पाएंगे अगर आप सल्फर सीरीज में कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो। तो एक बार आप लोगों से विदा लेने से पहले एक बार जानना चाहेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग फिर तैयार होंगे किस चीज के लिए? फास्फोरस सीरीज वाले के लिए, पहले एलोट्रॉप्स और फिर सीरीज के लिए। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू भी बोल दिए प्रदीप जी, क्या बात है, वेलकम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा फिर आप लोगों को पढ़ा के। तो हम लोग अगले लेक्चर में आते हैं, और फास्फोरस सीरीज पर हम लोग काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मैं कुमार मन्नू आप सभी से विदा लेता हूं, बाय बाय।